नमस्ते, मैं हूँ अनामिका, सीनियर काउंसलर अबेटा आईवीएफ गया से। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनम कुमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनके जरिए आपको पता चलेगा कि जिसको बच्चा नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये डिटेल बताएंगे। नमस्ते मैम। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो वो पहला सवाल पूछते हैं कि मैम क्या करना चाहिए, इसके लिए शुरुआत से क्या क्या मतलब करना चाहिए, इसके बारे में जरा आप बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनम, कंसल्टेंट इन अबेटा आईवीएफ। जैसा कि मैडम का कहना है कि पेशेंट्स आते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला चीज़, पेशेंट्स कहीं भी अगर दिखा रहे हैं तो अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आए, सबसे पहला चीज़ है। और कोशिश करें कि हस्बैंड वाइफ साथ में आना रहे तो ज़्यादा अच्छा हो। अगर कोई सीनियर गार्जियन साथ में आए और वो कुछ समझना चाहे तो आ सकते हैं। तो मैम इसके लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, कौन सी जांच करवानी चाहिए, या इसमें खर्चे को लेकर कोई इशू हो सकता है क्या? डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कपल 1 साल तक कंसीव नहीं कर पा रहा तो जनरली हमारे पास आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा ही। कारण है तो अगर हमें पता करना है तो दोनों फैक्टर्स हैं, मेल और फीमेल दोनों फैक्टर्स हैं। मेल फैक्टर्स सिंपल है, सीमेन एनालिसिस करा के हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर 15 मिलियन काउंट के ऑन एन एवरेज है तो हम उसको नॉर्मल बोलेंगे, आपका मेल फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कम विद द फीमेल फैक्टर्स। सबसे पहला है अल्ट्रासाउंड करके हम यूट्रस की साइज को चेक करेंगे, उनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे, एंड देन फॉलिकुलर स्टडी एक जांच है जिसको हम नोट करना डेफिनेट पॉसिबल है, क्योंकि फॉलिकुलर स्टडी से आप इस क्लैरिटी पे पहुंचेगा कि आपका अंडाणु कैसा है, अंडा बनता है या नहीं बनता है, आप में क्या दिक्कत आ रही है। तीसरा है आपका नली खुला है या बंद है। नली अगर बंद है तो आप किसी भी तरीके से नॉर्मल तरीके से नहीं कंसीव कर पाएंगे, या फिर आपको रिकैनलाइजेशन करवाना पड़ेगा, या फिर आपको नली ना खुलने के कारण आईवीएफ की प्रक्रिया भी अपनानी पड़ सकती है। मैम बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट आईवीएफ में जाना नहीं चाहते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि पहले खुद से हो जाए, तो क्या थोड़ा कम शुक्राणु में होना संभव है कि मतलब मान लिया जाए कि सिर्फ मेल में अगर शुक्राणु में कमी है और फीमेल का सारा चीज़ ठीक है तो इसके जरिए क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकता है? डेफिनेट सी बात है, कोई भी कपल ऐसा नहीं चाहेगा कि हम डायरेक्ट आईवीएफ के लिए जाएं, क्योंकि ये फाइनेंशियली भी बर्डन वाइज है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से बर्डन वाइज है। हाँ, डेफिनेटली हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। सीमेन एनालिसिस करने के बाद अगर हमें लगता है तो हमें ये भी देखना है शुक्राणु की मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है। अगर मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी सही है तो हम कुछ मेडिसिन डाल के, एंटीऑक्सीडेंट्स दे के 3 महीने का कोर्स करके ओव्यूलेशन इंडक्शन, या फिर बेहतर होगा कि अगर आईयूआई ऑप्ट करें, सो दैट कि हम स्पर्म को वॉश करके अगर आईयूआई करते हैं तो सक्सेस रेट हमारा मिल सकता है। तो कुछ पेशेंट्स में हम ट्राई कर सकते हैं। मैम तो आईयूआई का सक्सेस रेट मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ सवाल भी हम लोगों से पूछा जाता है। डेफिनेटली ये है सवाल, एक करेक्ट सवाल है। इसमें ये है कि आपका सीमेन प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप जो फॉलिकल मॉनिटर हम लोग करते हैं तो फॉलिकल के साइज को कैसे मेंटेन करते हैं, वो हमारा क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, अगर मोर और लेस देखें किसी भी अच्छे सेंटर का 7 to 10% आईयूआई रेट सक्सेस है मोर और लेस। तो इसमें भी आईवीएफ की तरह बेड रेस्ट करना होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप प्रक्रिया कराएंगे उस दिन आप हाफ एन आवर के लिए बस आपको लेटना है, उसके बाद आप नॉर्मल अपना घरेलू सारा काम कर सकती हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन है, आप अपना सारा काम कर सकती हैं, किसी भी तरीके की कोई रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो आईयूआई या आईवीएफ जो भी अगर कराना हो तो उसके लिए डाइट का भी ध्यान रखना जरूरी होता है? आईयूआई के लिए मोर और लेस तो हम नहीं कहेंगे, बट हाँ, डाइट हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, वो आपकी इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो एज अ लुकआउट टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी आपको उसका ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली आईयूआई को लेकर कुछ ऐसा नहीं सजेशंस है। दे आर सपोज टू टेक अ गुड डाइट एंड अ गुड स्लीप, वो दोनों चीज रिक्वायर्ड है। आईवीएफ के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम लोग, बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियली बर्डन थिंग। तो बेटर है कि डाइट अच्छी ले, इट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये है। इसमें ट्रैवल कितना कर सकते हैं या कर भी सकते हैं, या ड्यूटी करना हो तो जैसे कुछ फीमेल्स जो हैं ड्यूटी करने वाली होती हैं तो वो कंटिन्यू कर सकती हैं या कंप्लीट? बिल्कुल, आईयूआई में आप कंप्लीट वर्क कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको रेगुलर डॉक्टर के पास एएनसी चेकअप्स के लिए आना है। यूपीटी पॉजिटिव होने पे सेकंड फॉर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपका 6 वीक्स पे कॉल करेंगे, थर्ड फॉर एंटी स्कैन। दीज आर द बेसिक जिसके लिए उनको आना है। आईवीएफ पे भले हमने स्ट्रेस के लिए कुछ सजेशंस रखा है। मैम कभी कभी क्या होता है कि मतलब 2-3 आईयूआई के बाद भी लोग कंसीव नहीं करते हैं, तो उस केस में मतलब आईवीएफ में जाना ही पड़ता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सी जनरली हमारा यही सजेशन है कि हैंड की भी बात होती है, सेंटर की भी बात होती है। 2 to 3 अटेम्प्ट्स मिनिमम हम लोग सजेस्ट करते हैं।
पेशेंट कैन गो अप टू 6 अटेम्प्ट ऑल्सो, कुछ डॉक्टर 6 अटेम्प्ट भी सजेस्ट करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आप फाइनेंशियली हैं उतने काबिल, आप कर सकते हैं। सक्सेस रेट रहा है, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ स्पर्म, एग, ओव्यूलेशन, तरीका बहुत मैटर करता है। आप ट्राई कर सकते हैं, बट इफ अगर 3 टाइम्स आपका IUI नहीं सक्सेसफुल है, आई विल बेटर सजेस्ट गो फॉर IVF, क्योंकि आप लिटरली मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली थोड़े से परेशान होते हैं, तो बेटर गो फॉर अ प्रोसीजर जो कि मोर सक्सेस रेट के साथ आपके पास आ रहा है। आज आपने देखा कि हमने अपने वीडियो में दिखाया है कि जब पहली बार कोई सेंटर पे जाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में क्या पूछना चाहिए या क्या जानकारी बेसिक होनी चाहिए आपके पास, इसके बारे में हमने बताया। थैंक यू।